नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। खबरों की शुरुआत 5 बड़ी खबरों से करेंगे। दिल्ली चीन विवाद पर थोड़ी देर में सर्वदलीय बैठक है। इस बैठक में सोनिया गांधी, मायावती समेत कई दलों के प्रमुख शामिल होंगे। पूरे देश की निगाहें इस बैठक पर टिकी हैं। ममता बनर्जी भी इस बैठक में शामिल होंगी। न्यूज वन इंडिया आपको इस बैठक के हर अपडेट से सबसे पहले रूबरू कराता रहेगा। दूसरी बड़ी खबर रहेगी चीनी सीमा पर हाई अलर्ट की। वायुसेना हाई अलर्ट हो गई है वहां पर, और जी हां, मिराज 2000 विमानों को तैनात किए जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि सुखोई 30S भी LAC पर नजर रखे हुए हैं। और दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबियत भी बिगड़ गई। तीसरी बड़ी खबर है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की प्लाज्मा थेरेपी होगी। वहीं हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने योगी सरकार की तारीफ की है। हाईकोर्ट ने कहा कि योगी सरकार ने छात्रों और प्रवासियों के लिए अच्छी व्यवस्था की। वहीं योगी राज में बदमाशों की उल्टी गिनती भी लगातार जारी है। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 10,000 रुपए का इनामी बदमाश वसीम गोली लगने से घायल हो गया। तो ये 5 बड़ी खबरें 5 बजे की हैं, जो एक एक कर हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो 5 बड़ी खबरें हैं जो कि 5 बजे की रहेंगी। और हाई अलर्ट पर है वायुसेना। इसमें सत्येंद्र जैन की तबियत भी बिगड़ी है। इसके अलावा चीन पर सर्वदलीय बैठक अब से कुछ ही देर बाद शुरू होने वाली है। 5 बजे का समय रखा गया था। 5 बजे ये सर्वदलीय बैठक होगी। योगी आदित्यनाथ की हाईकोर्ट की तरफ से तारीफ की जानकारी मिली है। हाईकोर्ट ने इस बात पर टिप्पणी की कि प्रवासियों और छात्रों को घर वापस कराने के मुद्दे पर योगी सरकार ने एक अच्छा एफर्ट किया है। और वहीं यूपी के अंदर लगातार बदमाशों की उल्टी गिनती जारी हो गई है। लगातार मुठभेड़ तमाम बदमाशों के साथ हो रही है। तो ये 5 बड़ी खबरें विस्तार से हम एक एक कर आपको बताते हैं। सबसे पहले दिल्ली के अंदर चीन विवाद पर हो रही सर्वदलीय बैठक की जानकारी आपको देते हैं। अब से कुछ ही देर बाद सर्वदलीय बैठक शुरू होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह सर्वदलीय बैठक होगी। सोनिया गांधी, मायावती समेत कई दलों के प्रमुख इसमें शामिल होंगे। चीन पर सियासी सहमति बनाने की कोशिश में है सरकार। तो थोड़ी देर बाद ये शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक होगी और अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू होने जा रही है। सोनिया गांधी समेत मायावती और तमाम सर्वदलीय बैठक में कौन कौन शामिल होगा बता दें आपको। सोनिया गांधी शामिल हो रही हैं। इसके अलावा M.K. स्टालिन इसमें शामिल हो रहे हैं। सर्वदलीय बैठक में कौन कौन शामिल हो रहे हैं विपक्ष के नेता आपको बताते हैं। N. चंद्रबाबू नायडू इसमें शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा जगन रेड्डी भी इस बैठक में शामिल होंगे। 5 बजे का समय है इस बैठक का। शरद पवार इसमें शामिल हो रहे हैं। साथ ही साथ नीतीश कुमार इस बैठक में आ रहे हैं। डी राजा इस बैठक में शामिल होंगे। सीताराम येचुरी इस बैठक में शामिल होंगे। नवीन पटनायक इस बैठक में शामिल होने आ रहे हैं। के चंद्रशेखर राव भी इस बैठक में शामिल होने आ रहे हैं। ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल होंगी। इसके अलावा सुखबीर बादल इस बैठक में शामिल होंगे। चिराग पासवान इस बैठक में शामिल होंगे। तो उद्धव ठाकरे भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो ये तमाम विपक्षी नेता। और इस वक्त का बड़ा अपडेट हम आपको दे दें कि बैठक शुरू हो गई है। चीन विवाद पर सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई है। इसमें तमाम विपक्ष के नेता शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक है और इस बैठक को बुलाया गया। चीन पर सियासी सहमति बनाने की कोशिश में है सरकार, क्योंकि सियासत जिस तरह से चरम पर है, उस सियासत को खत्म कर देश को एक आवाज एकजुट करने के लिए यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, बैठक शुरू हो गई है, क्या अपडेट है इस पर? देखिए तुषार, निश्चित तौर पर 17 राजनीतिक दल मिलकर के ये जो बैठक में भाग ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से चीन के अंदर की जो स्थितियां बनी, जिस तरीके से जो चीन लगातार गलवान घाटी में देखा जाए तो अस्थिरता पैदा कर रहा है, वहां पर जिस तरीके से सैनिकों की हमारे जो है शहादत हुई है, उसके बाद से कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियों ने सरकार से जवाब मांगा था और कहा था कि सरकार वस्तुस्थिति से अवगत कराए, असली बताए कि एक्चुअल में हुआ क्या था वहां पर गलवान घाटी में। तो अब विपक्षी दलों को अपने विश्वास में लेने के लिए सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और ये सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें 17 राजनीतिक दल जो है के प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। इसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, इसके साथ ही सोनिया गांधी सहित जो है तमाम राजनीतिक दल के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। यानी लेफ्ट से लेकर राइट तक जो तमाम पॉलिटिकल विंग है, उनके तमाम जो है प्रमुख इस पूरी बैठक में शामिल हो रहे हैं। और इसमें चीन
मुद्दे को लेकर के सरकार पूरी वस्तु स्थिति से तमाम राजनीतिक दलों को अवगत कराएगी। अब तक सरकार ने क्या कुछ कदम उठाया है वो अवगत कराएगी, और किस स्ट्रेटजी के साथ आगे हमें जाना है इसके बारे में भी देश को विश्वास मिलेगी, सभी राजनीतिक दलों को विश्वास मिलेगी। तो ये पूरी जो है जो सर्वदलीय बैठक है बेहद अहम है, क्योंकि चीन के साथ ब्रजेश, एक बड़ी जो विरोधाभास वाली आवाज थी वो कांग्रेस की तरफ से उठी पहले दिन से ही। लगातार प्रधानमंत्री से सवाल पूछे जाते रहे ट्विटर के ऊपर, लगातार प्रियंका गांधी, राहुल गांधी एक सवालों का पूरा जखीरा प्रधानमंत्री के आगे रखते रहे। आज सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा ये मानकर चले सर्वदलीय बैठक में, और एक राय होकर अब एकजुट वाली आवाज आएगी। देखिए ये बेहद ही क्रूशल टाइम है, बेहद ही महत्वपूर्ण मौका है। इसमें पूरे देश में एक ही आवाज आनी चाहिए, क्योंकि चाइना चाहता यही है कि जिस तरीके से जो है अलग अलग तरीके से अगर विचारधाराएं भारत में उठेंगी तो उससे लड़ाई कमजोर पड़ेगी भारत की। ऐसे में इस वक्त पूरे विपक्ष को सरकार के साथ खड़े होना होगा। तो यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेने की कोशिश करेंगे और वस्तु स्थिति से अवगत कराएंगे, और उनसे उम्मीद भी जताएंगे कि पूरा विपक्ष मिल करके सरकार के साथ खड़ा हो और सरकार का साथ दे। इस वक्त तो पूरे देश से एक सुर में आवाज आनी चाहिए कि चीन को सबक सिखाना है, चीन को सबक सिखाना ये महत्वपूर्ण है, और इसके लिए सभी को एक साथ खड़ा होना होगा, एक साथ आना होगा। और यही वजह है कि ये पूरी बैठक जो है अब वो देखना होगा किस किस तरीके से बैठक में आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, किस तरीके से बैठक में आवाज बुलंद होती है और विपक्ष की क्या समेकित मांग होती है। ये अब देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। कितनी देर ये बैठक चल सकती है ब्रजेश अभी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि जो है लगभग जो है 17 से 20 राजनीतिक दल इसमें शामिल हो रहे हैं, ऐसे में सभी से एक तो अलग अलग बातचीत होगी, अलग अलग बातचीत करने के बाद जो है समेकित रूप से सबकी राय जानी जाएगी। तो मुझे लगता है लगभग 1 से 1.5 घंटे का वक्त है जब ये सर्वदलीय बैठक चलेगी जो है, और उसके बाद क्या कुछ फाइनली विपक्ष भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और उसमें बताएगा कि सरकार ने जो कदम जो है उठाए हैं या जिस तरीके से हमें कन्विंस किया है वो कितने उससे कन्विंस हुए हैं या नहीं हुए हैं, वो क्या चाहते हैं और सरकार किस राह पर चल रही है। तो निश्चित तौर पर इस बैठक के बाद जरूर उम्मीद की जानी चाहिए कि सुर एक होंगे, सरकार के और विपक्ष के दोनों के सुर एक होंगे, और एक सुर में हम पूरे देश के साथ खड़े होंगे और ये एक आह्वान करेंगे कि हमें बस अब चीन को सबक सिखाना है और हम सब एक साथ हैं, जो सरकार जो कदम उठा रही है उनके क्योंकि पिछले 3 दिनों में देखा जाए तमाम बैठकें, हाई लेवल बैठकें चलती रही और लगातार ये भी एक पूरा देश का एक माइंडसेट रहा कि सरकार कोई बड़ा और कड़ा कदम ले। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या सरकार की किसी भी सूत्र के जरिए हम तक कोई जानकारी है कि हो सकता हो कि इस सर्वदलीय बैठक में कोई प्लानिंग रखी जाए और उस पर कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की जाए तमाम पार्टी के नेताओं की? देखिए, निश्चित तौर पर सरकार ने पहले दिन के साथ ही सख्ती के साथ कदम उठाए हैं, जहां एक तरफ सेना को फ्री हैंड दिया है कि आप स्थितियों के अनुकूल आप जो है उसका मुकाबला कीजिए और उसे डट कर मुकाबला कीजिए, सरकार का कोई भी अवरोध नहीं है। एक चीज। दूसरा, एक तरफ जहां मिलिट्री लेवल पे डायलॉग चल रहा है वहीं डिप्लोमेटिक डायलॉग भी चल रहा है, और इसके साथ ही चीन की घेराबंदी भी शुरू कर दी गई है। जिस तरीके से चीन के खिलाफ जो है खास करके जो चीनी सामान है, चीनी प्रोडक्ट, खास करके देखिए BSNL, MTNL जैसी जो सरकारी दूरसंचार कंपनियां हैं, वहां पर इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं कि आप वहां पर चीनी सामान का उपयोग न करें। इसके साथ ही जो तमाम दूसरे सरकारी उपक्रम है उससे भी चीनी सामानों के उपयोग को कम से कम करने की कोशिश की जा रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक तरफ जहां कूटनीतिक मोर्चे पर, रणनीतिक मोर्चे पर सरकार नाकेबंदी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आर्थिक नाकेबंदी भी चीन की कर रही है। चीन के साथ जो कारोबार है, जो व्यवसाय है, जो चीनी सामान है, उसको रोक करके, उसे कम करके जो चीन को एक तरह से आर्थिक चोट पहुंचाने की कोशिश हो रही है। तो हर तरफ से सरकार नाकेबंदी कर रही है। अब उस नाकेबंदी में विपक्ष उसके साथ अपना खड़ा होगा, क्योंकि इस वक्त जहां चीन के साथ संकट की स्थिति है वहां अगर विपक्ष सियासत करेगा तो जाहिर सी बात है सरकार का पक्ष कमजोर होगा। ऐसे में इस वक्त जरूरत इस बात की है कि सरकार के साथ विपक्ष मजबूती के साथ खड़ा हो और एक आवाज जानी चाहिए पूरे विश्व समुदाय में कि भारत इस समय एक है और भारत की एक ही राय है और एक ही आवाज है। तो वो कोशिश करते हुए दिखाई दे रही है सरकार।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश श्रीवास्तव हमसे जुड़े हुए थे और लगातार बता रहे थे कि सर्वदलीय बैठक में 17 से 20 राज्यों के जो 17 से 20 पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और एक कड़ी प्लानिंग जो लगातार की जा रही है उसको भी रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं खबर में, चीन को करारा जवाब देने की तैयारी है। चीनी सीमा पर हाई अलर्ट पर है एयरफोर्स। आपको बता दें कि मिराज 2000 विमानों को तैनात किए जाने की खबर है। इसके अलावा सुखोई 30S भी LAC पर लगातार नजर रख रहे हैं। वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी उड़ान भर रहे हैं। एयर चीफ ने किया लेह और श्रीनगर का दौरा। एयरफोर्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है और जो एक्टिव मोड है उसको ऑन कर दिया गया है। इसके बाद आपको बता दें LAC पर मूवमेंट का साफ संकेत है कि एयरफोर्स हमारी तैयार है। एयरफोर्स की प्रैक्टिस जो है LAC पे है वो हमारी तैयार है। अगर कोई भी स्थिति बनेगी तो एयरफोर्स अपना काम संभालेगी। फिलहाल एयर चीफ ने लेह और श्रीनगर का दौरा किया है। चीन को करारा जवाब देने की तैयारी है। तो LOC को लेकर भारतीय सेना का बड़ा बयान सामने आया। LOC पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है सेना। पाकिस्तान की चुनौती से निपटने के लिए तैयार है सेना। लगातार सीजफायर तोड़ रहा है पाकिस्तान। तो सेना की तरफ से यह बयान दिया गया कि पाकिस्तान की चुनौती से निपटने के लिए तैयार है सेना। LOC पर भी लगातार सीजफायर तोड़ा है पाकिस्तान। तो LOC पर भी सेना, भारतीय सेना का बयान है, कड़ा बयान है कि वो रेडी है हर सिचुएशन से निपटने के लिए। तो LOC पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है सेना। LOC को लेकर भी पाकिस्तान जिस तरह से सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है उससे निपटने की भी पूरी तैयारी हमारी है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली से ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत फिर बिगड़ गई है। सत्येंद्र जैन को सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही है। फिलहाल ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखे गए हैं सत्येंद्र जैन। 2 दिन पहले से कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे और सत्येंद्र जैन कोरोना काल में लगातार ग्राउंड जीरो पर एक्टिव रहे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की प्लाज्मा थेरेपी होगी और अमित शाह ने सत्येंद्र जैन के जल्द ठीक होने की कामना की है। फिलहाल आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ी है और उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो वहीं हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने योगी सरकार की तारीफ की है। योगी सरकार ने छात्रों और प्रवासियों के लिए अच्छी व्यवस्था की। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया, इसके लिए यूपी सरकार बधाई की पात्र है। प्रियंका गांधी के PS संदीप सिंह की जमानत मामले में सुनवाई चल रही थी और आखिरी जमानत की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने तारीफ की। हाईकोर्ट ने कहा कि छात्रों को घर वापस पहुंचाने के मामले में और प्रवासियों को उनके घर तक पहुंचाने के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जिस तरह से प्रयास किए वो अतुलनीय है और तमाम दूसरे राज्यों के लिए एग्जाम्पल सेट होने चाहिए। इन तमाम बातों को हमेशा तारीफ के तौर पर कहा जाता रहा और आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भी तारीफ की है। तो वहीं आज गन्ना भुगतान के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि रमाला के अंदर किसान सालों से चीनी मिलों के पुनरुद्धार की मांग कर रहे थे और मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने पहली चीनी मिल का पुनरुद्धार रमाला में ही किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक बात को कहते हैं कि अगर किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने भी ये बात कही थी और यही कारण था कि जब उत्तर प्रदेश का चीनी उद्योग बंद हो रहा था तो हम लोगों ने सबसे पहली किसी चीनी मिल के पुनरुद्धार की कार्रवाई को आगे बढ़ाया था तो वह था चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि रमाला की चीनी मिल के पुनरुद्धार की कार्रवाई। और मैं शिलान्यास में भी गया था और उद्घाटन में भी मुझे वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर बदमाशों के साथ मुठभेड़ की स्थिति सामने आ रही है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ है। 10,000 रुपए का इनामी बदमाश वसीम गोली लगने से घायल हो गया है। तो मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ की तस्वीर सामने आई। बदमाश से एक बाइक, एक तमंचा और 4 कारतूस बरामद हुए हैं। तो घायल बदमाश गोकुशी में बुड़ाना आने से था वांछित। तो बदमाश के खिलाफ लूट गोकशी के 5 केस दर्ज हैं और मुजफ्फरनगर के अंदर मुठभेड़ हुई जिसमें बदमाश घायल हुआ है। तितावी थाना क्षेत्र के हैदरनगर बिजली घर पर हुई मुठभेड़। मुजफ्फरनगर के अंदर मुठभेड़ हुई। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई थी। तो वहीं दिल्ली में बदमाशों की खैर नहीं। पुलिस ने दौड़ाया तो फ्लाईओवर से कूद गया झपटमार। करीब 20 फीट की ऊंचाई से गिरा झपटमार और उसके फ्रैक्चर हुआ है। हेड कांस्टेबल पवन और कांस्टेबल विनय की बहादुरी रंग लाई है। झपटमार फिरोज से लूट का सामान बरामद हुआ। करीब 20 फीट की ऊंचाई से यह गिरा है और उसके पास से
सामान बरामद किया गया, लेकिन पुलिस ने जब पकड़ने के लिए इसको दौड़ाया तो ये फ्लाईओवर से कूद गया। लगभग 20 फीट की ऊंचाई से यह कूदा, जिसके बाद इसके फ्रैक्चर हुआ है और झपटमार फिरों से लूट की वारदात करके भाग रहा था। उसी दौरान पुलिस ने इसे दौड़ाया। फिलहाल झपटमार फिरों से लूट की वारदात का जो सामान है वो भी बरामद हो गया है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। संभल से खबर है, पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई और दिन दहाड़े 15,000 रुपए की इनामी बदमाश से मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से फायरिंग की गई और एक बदमाश, एक सिपाही घायल हो गया। बदमाश का साथी फरार है। पुलिस इस पूरे मामले की तलाश कर रही है। फिलहाल बहजोई के बेहटा गांव के पास की घटना है। तो दिन दहाड़े 15,000 रुपए के इनामी बदमाश से मुठभेड़ की गई। दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। एक बदमाश और एक सिपाही इसमें घायल हुआ है। तो पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई, एक बदमाश और एक सिपाही घायल हुआ। दिन दहाड़े 15,000 रुपए की इनामी बदमाश से मुठभेड़ की गई। तो दोनों तरफ से फायरिंग की गई है। बदमाश का साथी फरार है। पुलिस इस पूरे मामले की तलाश कर रही है। तो बहजोई के बेहटा गांव के पास की यह घटना है। संभल के अंदर पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों तरफ से लगातार फायरिंग हुई और 15,000 रुपए की इनामी बदमाश से मुठभेड़ ये हुई थी। एक बदमाश फिलहाल गिरफ्त में है और दोनों तरफ से ये फायरिंग जमकर हुई। 15,000 रुपए का इनामी बदमाश जो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में आया है। अब खबर हाथरस से है, जहां पर श्रमिकों को घर पहुंचाने में ड्यूटी पर लगी बसों का यह मामला है। ट्रकों के संचालन में डीजल चोरी करने वाले चालकों की शामत आई है। बसों से डीजल बेचने का खुलासा हुआ। मुख्यालय स्तर पर चोरी करने वालों की जांच होगी। मुख्यालय ने किलोमीटर और डीजल की खपत का आंकड़ा मांगा है। रोडवेज बस चालकों में मचा है हड़कंप। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी लोगों के लिए लगाई गई थी बसें और छात्रों और प्रवासी मजदूरों को पहुंचाया गया था उनके घर। इस दौरान कई बस चालकों ने डीजल से खेल किया है। लॉकडाउन में मजदूरों और प्रवासियों को पहुंचाने के लिए परिवहन निगम ने बसों का संचालन किया था। इस दौरान चालकों द्वारा जगह जगह पर वर्कशॉप से भी डीजल लिया गया। चालकों ने डीजल को होटल, ढाबों और पंपों पर भेज दिया। इसका खुलासा मुख्यालय स्तर पर हुआ। लखनऊ के कुछ कर्मियों पर इस मामले में बाहर का रास्ता उन्हें दिखा दिया गया। मुख्यालय से बसों के संचालन के किलोमीटर और डीजल की खपत का आंकड़ा मांगा गया, जिससे डीजल ब्लैक करने वाले चालकों पर कार्रवाई का शिकंजा कसा जा रहा सके। और मुख्यालय से पत्र आने के बाद हाथरस डिपो के चालकों में खलबली मची हुई है। जांच जिस तरह और हमारे सारे क्षेत्र में हमने कराएंगे और जांच के लिए शायद पत्र लिख दी हुई है और इसमें जांच की जाएगी और उसमें अगर दोषी पाया जाएगा उसकी रिपोर्ट पेश की जाएगी। इसमें लगभग पर डे जो वहाँ से बसों की जो जाने की वो थी 70 बसों की। 70 बसें हमने प्रशासन को उपलब्ध कराई थी और 70 बसें पर डे हमारी संचालन करेगी। खबर बागपत से, जहां पर पुलिस ने पकड़ा शराब का जखीरा। 100 पेटी हरियाणा मार्का की अंग्रेजी शराब पकड़ी गई। शराब के तस्कर भी गिरफ्तार हैं। 7 लाख रुपए की ये शराब की कीमत बताई जा रही है। कोतवाली इलाके के मेरठ दिल्ली बाईपास का ये मामला है। तो 100 पेटी हरियाणा मार्का की अंग्रेजी शराब पकड़ी गई है और शराब के साथ तस्कर भी गिरफ्तार किए गए। 7 लाख रुपए की बताई जा रही है शराब की कीमत। तो पुलिस ने शराब का जखीरा पकड़ा है। 7 लाख रुपए शराब की कीमत बताई गई। 100 पेटी हरियाणा मार्का शराब जब्त की गई है। तो कोतवाली इलाके के मेरठ दिल्ली बाईपास का ये पूरा मामला बताया गया। 7 लाख रुपए की शराब की कीमत बताई जा रही है जो शराब यहां जब्त की गई है। तो वहीं गाजीपुर शहर के कचहरी स्थित सरजू पांडे पार्क में चीन से संघर्ष में वीरगति को प्राप्त अमर शहीदों को दीप जलाकर शहर के नागरिकों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि अर्पित करते वक्त वीरगति को प्राप्त सैनिकों के चित्र के सामने दीप और कैंडल जलाकर शीश झुकाकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। श्रद्धांजलि सभा में मौजूद अभिनव सिंह ने कहा कि शहीदों के परिवार वालों को ईश्वर इस घाव को सहन करने की शक्ति दे और सरकार से जवाब मांगा है कि, और ये साथ ही साथ जवाब की मांग भी की है कि अधिक से अधिक सरकार के लिए उनके लिए मुआवजा और उनकी सुविधाओं की जल्द से जल्द घोषणा करे और इस पर जल्द से जल्द संकेत दिया जाए। फिलहाल कैंडल जलाकर शहीदों को याद किया गया। गाजीपुर की तरफ से चाइना और भारत के बीच संघर्ष में वीरगति को प्राप्त 9 शहीदों को हम लोगों ने कैंडल और दीप जलाकर श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किया है और देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि वह चाइना की पूरी तरह से के सामान को नकारें, चाहे वो ऐप हो या कोई घरेलू उत्पादक सामान हो, उनको पूरी तरह से नकारें। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूँ कि शहीद परिवार को पूरी सुविधा मुहैया करें। जय हिंद, जय भारत।
तो वहीं वाराणसी में 4 दिनों से हो रही रुक रुक कर बारिश, आज करीब 1 घंटे तक शहर में बारिश हुई और उससे जल जमाव हुआ है। शहर के कई स्थानों पर जल जमाव होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। बारिश से किसानों के खिले चेहरे, गर्मी से लोगों को मिली निजात। वाराणसी में पारा गिरकर 30 डिग्री हो गया है। तो शहर के कई स्थानों पर जल जमाव की स्थिति देखी गई है और वाराणसी का मामला है जहां पर बारिश से किसानों के चेहरे खिलते नजर आए। सीतापुर से खबर, जहां पर बैंक मित्र से गोली मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। 72,000 रुपए की नकदी छीनकर लुटेरे फरार हो गए। घायल बैंक मित्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में पुलिस ने शुरू की जांच। उर्दौली की इलाहाबाद बैंक से पैसा लेकर आ रहा था बैंक मित्र और महुली कोतवाली इलाके के महुली उदरौली रोड पर इस घटना को अंजाम दिया गया। तो घायल बैंक मित्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीतापुर का मामला है। महुली उदौली रोड पर यह घटना को अंजाम दिया गया और बैंक मित्र के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। 72,000 रुपए कैश इसके पास था जिस दौरान लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था और 72,000 रुपए लूट लिए गए। तो घायल बैंक मित्र को अस्पताल में भर्ती किया गया है। सीतापुर का मामला है जहां पर महुली उदरौली रोड पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। तो फिलहाल बैंक मित्र का उपचार किया गया है और उससे तमाम पूछताछ की जा रही है। फिलहाल लुटेरों को भी तलाश की जा रही है। तो लुटेरों की तलाश में है इस वक्त पुलिस और जिस तरह की तमाम जानकारी दी गई है बैंक मित्र की तरफ से उसके मुताबिक जांच की जा रही है। तो 72,000 की नकदी छीनकर लुटेरे फरार हुए। सीतापुर का मामला, घायल बैंक मित्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अब सूत्रों के हवाले से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो हम आपको बता रहे। गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को आइसोलेशन नीति खत्म करने का आदेश दिया है। सूत्र बता रहे हैं दिल्ली में कोरोना पॉजिटिवों के लिए अनिवार्य हो संस्थागत क्वारंटीन। सूत्रों के हवाले से खबर, दिल्ली में ज्यादातर कोरोना संक्रमित मरीज होम आइसोलेशन में हैं और गृह मंत्रालय की तरफ से सूत्र ये बता रहे हैं कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को यह आदेश दिया है कि आप आइसोलेशन, जो होम आइसोलेशन की नीति है, उसको खत्म कर दीजिए और यहां पर सिर्फ और सिर्फ कोरोना संक्रमितों के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की ही व्यवस्था रखिए। तो गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को आइसोलेशन नीति खत्म करने की बात की है और दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव के लिए अनिवार्य हो संस्थागत क्वारंटीन, इस बात की तस्दीक की जाए। फिलहाल ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि गृह मंत्रालय ने यह आदेश दे दिए हैं दिल्ली सरकार को। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है इस वक्त दिल्ली के लिए। दिल्ली के अंदर कोरोना संक्रमितों को सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन ही किया जाए, यानी कि अगर कोई भी पॉजिटिव पाया जाए तो उसको घर के अंदर रहने की बजाय उसे अस्पताल या क्वारंटीन सेंटर लेकर जाया जाए। ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं। ब्रजेश, जो सूत्र कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को यह आदेश दिया कि आप इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन ही कीजिए, होम आइसोलेशन मत कीजिए। देखिए तुषार, सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में बेतहाशा कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़ी है और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सारे मरीज इस समय होम आइसोलेट हैं। सबसे बड़ी चीज यह है कि अगर ओवरऑल आंकड़ों की बात करें तो लगभग 8,480 से ज्यादा ऐसे मरीज हैं जो इस समय कोरोना संक्रमित हैं, लेकिन उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो होम आइसोलेशन की वजह से गृह मंत्रालय का यह मानना है कि जिस तरह से होम आइसोलेट किया जा रहा है, उनसे जुड़े हुए या उनके परिवार के दूसरे सदस्य कम से कम अगर बाहर की किसी सदस्यों के साथ संपर्क में आ रहे हैं तो संक्रमण की रफ्तार तेजी के साथ बढ़ रही है। और दूसरी बात, एक मैसेज ये भी जा रहा है कि दिल्ली की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है और दिल्ली में जो है अब मरीजों को भर्ती कराने के लिए न संसाधन है और न जगह है, जिसके कारण भी जो है चीजें खराब हो रही हैं। ऐसे में गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि आप होम आइसोलेशन की अपनी जो आपका फैसला है इसको वापस लीजिए
और अब जो भी कोरोना संक्रमित मरीज होंगे उन मरीजों को आप जो है हॉस्पिटलाइज करेंगे। अलग अलग जगह पर जो है जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं वो केंद्र सरकार भी व्यवस्था कर रही है, राज्य सरकार भी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करे और जी। उनको जो है हॉस्पिटल्स में जी। आइसोलेट किया जाए, ना कि घरों में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।